हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें अभी तक आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ते आ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात यहाँ पर हो रही थी, जहाँ पर मैटर की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली थी, साथ ही आपने अलग अलग गुणधर्मों की बात की पदार्थ के, और क्या पढ़ा था, अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ पढ़े थे, यानी रासायनिक संयोजन के अलग अलग नियम पढ़े थे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया था कि जो आपके लॉज कौन कौन से आ रहे थे केमिकल कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट लॉ आपका क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जहां पर क्या कह रहे थे, न तो द्रव्य न तो नष्ट होता है, न ही उसको उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। वहीं आप द्रव्यमान की भी बात कर रहे थे कि जो रिएक्टेंट का आपका द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाता है। ये आपने क्या किया था, पढ़ा था। सेकेंड लॉ आपने क्या कहा था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप जिसे कह रहे थे। ठीक है, फिर अनुपात का नियम आपका क्या कहता है कि कोई भी यौगिक है वो जितने अवयवी घटकों से मिलकर बन रहा है, उसके अवयवी घटकों के भारों का जो अनुपात होगा, ठीक है, अवयवी घटक है उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और उनके मास का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। यौगिक के लिए जैसे पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात निश्चित रहेगा। ठीक है, उस भार के अनुपात में ही हमेशा वो दोनों कंबाइन होंगे और वाटर को फॉर्म करेंगे, वाटर को बनाएंगे। वो वाटर किसी भी विधि से बनाया गया हो, किसी भी सोर्स से लिया गया हो, उसके लिए। तीसरा आपने क्या बोला था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। और ये गुणित अनुपात का नियम आपका क्या कह रहा था कि दो एलिमेंट्स आप देख रहे थे, और वो दो एलिमेंट्स जब एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे थे, जहां पर एक एटम का भार जो क्या कर रहे थे, निश्चित कर रहे थे, तो दूसरा जो एटम क्या हो जा रहा था, उसके अनुपात सिंपल होल नंबर्स में, यानी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपको देखने को मिल रहा था। जैसे आपने क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, आपके एक से ज्यादा कंपाउंड, एक कंपाउंड वाटर बना लिया, एक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लिया। ओके, दोनों के केस में H2 ही आ रहा है, ठीक है, दो एटम आ रहे हैं, तो एटॉमिक मास या वेट वहां पर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो जब ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे हम दोनों में, तो वो रेशियो कितना होता है, एक जगह O अकेले आ रहा है तो 16 आ रहा है वहां पर उसका एटॉमिक मास, और दूसरी जगह O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की केस में H2O2 होता है, तो O2 में 16 एटॉमिक मास इंटू 2, तो 32 हो गया। तो रेशियो कितना आ गया आपका ऑक्सीजन का, 16:32, तो यानी 1:2 का रेशियो आएगा, और ये रेशियो कैसा है आपका, छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में है। ठीक है, इसके बाद आपने रेसिप्रोकल लॉ की बात की, व्युत्क्रमानुपाती का नियम, ठीक है, जो कि आपका क्या कह रहा था वहां पर कि अलग अलग आपके क्या हो रहे हैं, ग्रुप जो एटम्स जुड़ रहे हैं, और वो जो एटम्स का क्या होगा, जो अनुपात होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, यानी ए बी मिलकर के ए बी बना रहे हैं, बी और सी मिलकर के बी सी बना रहे हैं, वहीं ए और सी अगर आपस में मिल जाएंगे तो वो भी ए सी बना रहे हैं। तो अलग अलग जो ए और सी का अनुपात था, ठीक है, भारों का, वो, और जो AC को एक साथ कंबाइन करने पर अनुपात है वो, ठीक है, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो पूर्ण संख्याओं के रूप में होगा, या तो इक्वल होंगे दोनों अनुपात। क्या कहा जा रहा है, जब A और B मिलेंगे तो आपका AB बन रहा है, ठीक है, B और C मिलेंगे तो BC बन रहा है, ठीक है, A और C आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आपका AC बना रहे हैं। तो इस केस में क्या कहा जा रहा है, ये A और ये C, इनका जो यहाँ अनुपात था A और C का, ठीक है, वो अनुपात इस वाले नए वाले अनुपात के या तो इक्वल होगा, या फिर
किसमें? संख्या अनुपात के संख्याओं के मल्टीपल के रूप में होगा। और वो संख्याएं कैसी होंगी? आपका n हम बोल रहे हो तो वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, यानी एक गुना का मतलब तो इक्वल हो गया, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, तो ये छोटी पूर्ण संख्याओं के गुणा के रूप में होगा, मल्टीपल के रूप में होगा। ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। फिफ्थ लॉ आपका क्या आया था? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या फिर आपने क्या बोला था? गैल-लुसाक का नियम, ठीक है। और जैसे यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, ये लॉ किसके लिए है? गैसेस के लिए है, और वॉल्यूम के लिए यानी आयतन के लिए। तो वहां पर क्या कहा जा रहा था कि किसी भी अभिक्रिया में या तो गैसेस उत्पन्न हो रही हैं, बन रही है कोई गैस, या फिर आपस में कोई गैस आपस में कंबाइन हो रही है, तो उनके जो वॉल्यूम होंगे, ठीक है, आयतन होगा, उसका अनुपात हमेशा कैसा रहेगा? पूर्ण संख्याओं का अनुपात रहेगा, ठीक है, किसी भी तरह से। और वो आपस में कितने भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं उसमें। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप प्लस कर रहे थे कि जितना रिएक्टेंट का टोटल होगा वो प्रोडक्ट के टोटल के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम का जो लॉ है वो सिर्फ बताता है कि जो अनुपात होगा वो सिंपल नंबर्स में आपके आएगा। ओके, वहीं आपने एक और लॉ पढ़ा था, एवोगैड्रो का नियम, ठीक है, जो आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और जिसमें आपने क्या देखा था? अलग अलग गैसेस देखी थी इसमें भी। और आपने क्या बोला था कि जो गैसेस का वॉल्यूम होता है, अगर आपको जो आपको गैसेस मिल रही हैं उन सबका वॉल्यूम क्या है? समान है, तो हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देंगे? फिक्स्ड कर देंगे या समान रखेंगे, तो क्या समझ सकते हैं कि जो सेम वॉल्यूम की गैसेस हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, उनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल की संख्या, अणुओं की संख्या भी कैसी होगी? समान होगी। ऐसा कौन कह रहा था? एवोगैड्रो का नियम कह रहा था। जहां पर आपने ये भी क्या किया था? कैलकुलेट करके आपने पूरा देखा था कि जो वॉल्यूम होता है वो किस पर निर्भर करा था? आपका नंबर ऑफ मोल्स पे। देन आपने क्या बोला? वॉल्यूम आपका नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करा था। नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होता है? W अपॉन M आप इसे बोलते हैं, यानी आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाता है, यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट आ जाता है, K4 इंटू N हो जाता है। ये K4 आपका क्या है? कांस्टेंट है। N की वैल्यू लिख देंगे, V इज इक्वल टू K4 W बाय कैपिटल है, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं? V ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसकी टर्म में वैल्यू ले लेते हैं, तो M इज इक्वल टू हो जाता है K4 इंटू W बाई V। और आपको पता है W बाई V यानी जो मास है, मास बटे आपका क्या? वॉल्यूम, ठीक है। यानी द्रव्यमान बटे आयतन आपका क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो M इज इक्वल टू K4 इंटू D आप पढ़ रहे थे, यानी जो आपका गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा वो किस पर निर्भर करेगा? डायरेक्टली उसकी डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करेगा। इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया, ठीक है। नोट करने वाली चीजें हैं, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आज का क्या टॉपिक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। लास्ट सेशन में थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। अब फर्स्ट आपका डाल्टन ने क्या किया था कि अलग अलग, डाल्टन को आप हमेशा पढ़ते आएंगे जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपने 9th क्लास से पहले भी डाल्टन का नाम सुना होगा, लेकिन 9th में आपने सबसे पहले इसका जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो इनका आया था उसके बारे में पढ़ा होगा। फिर डाल्टन की अलग अलग जगह, जैसे अभी आपने पीछे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, वहां पर भी डाल्टन का नाम आता है, ठीक है। तो डाल्टन केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ करते रहे, कितने ही प्रयोग किए उन्होंने, इसीलिए उनका नाम आपको हर जगह मिलेगा। जब एटम्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई कि एटम क्या होगा, पदार्थ की बात हुई, पदार्थ को क्या कहा गया कि ऐसी कोई चीज जिसमें द्रव्यमान है, आयतन है, वो पदार्थ है। मैंने बोला ये पेन है, ये क्या है? इसको अगर मैं किसी बैलेंस के ऊपर रखती हूँ, या फिर आप क्या कहेंगे, इसको किसी वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ मास, द्रव्यमान या वेट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मैं कह रही हूँ मैं इसको पूरे स्पेस में कहीं पर भी रखती हूँ तो ये कुछ ना कुछ जगह तो वहां पर घेरेगी।
स्थान भी घेर रही है, यानी इसका कुछ ना कुछ आयतन भी है। अभी मैंने क्या सोचा फिर कि मैं इस पेन को तोड़ देती हूँ और तोड़ने के बाद इसके कई टुकड़े करते जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही तब किन्होंने सोचा था, जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे या फिर दार्शनिकों ने सोचा कि जो ये पदार्थ है अगर हम इसको क्या करते जाएं, तोड़ते जाएंगे, या ये पदार्थ जो है ये किससे मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो ये पेन किससे मिलकर के बना होगा, इसी पेन जो इसका क्या होगा, जिस चीज से ये मिलकर के बना हुआ है वो चीज मटेरियल जो है इसके लिए उस मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। अगर मैं सिर्फ आउटर कवरिंग की बात करूं तो ये प्लास्टिक से बना है, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक मटेरियल है और वो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें लगे हुए होंगे, तो वो पार्टिकल क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसी दार्शनिक अवधारणा इसके द्वारा सबसे पहले आप महर्षि कणाद के द्वारा पढ़ते हैं कि कणाद ने क्या किया, अपनी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था उन्होंने ऐसा, उन्होंने सिर्फ दार्शनिक अवधारणा के आधार पर क्या बोला कि जो आपके क्या होंगे, पदार्थ होंगे, ठीक है, वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होंगे, या आपका जो ये पदार्थ है अगर इसको डिवाइड करते जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे तो एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उसी पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला था, एटम यानी परमाणु नाम दिया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। उसके बाद कात्यायन एक और भारतीय दार्शनिक आए जिन्होंने क्या बोला कि जो ये आपका परमाणु है ये फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, और मुक्त अवस्था में ना रहने का कारण क्या था कि जो मुक्त अवस्था में घूमेगा तो किसी से भी अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा ना होने के लिए क्या क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं घूमते, ऐसा किसने कहा, कात्यायन ने कहा। उसके बाद कई ग्रीक दार्शनिक आए जिनमें डेमोक्रिटस का नाम आता है, जिन्होंने आपका बताया कि जो अगर पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे तो हमें एक ऐसा कण मिलेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप, और उसको क्या नाम दिया जाएगा, एटम यानी परमाणु नाम दिया जाए, ठीक है। ऐसा किसने कहा, डेमोक्रिटस ने कहा। और ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस जो थे, ग्रीक फिलोसोफर, उन्हीं की कल्पना के आधार पर उनकी अवधारणा को क्या लेकर बेसिक मानकर डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी दी और मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो आपका एटम होगा वो क्या है, स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल उन्होंने बोला। आगे आप हो सकता है पढ़ें कि जो डाल्टन की थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई, वो आपने 9th-10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कि डाल्टन की थ्योरी यहाँ पर गलत साबित होती है, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा, उसकी थ्योरी में क्या लिखा गया है कि जो आपका एटम है, परमाणु है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इनडिविजिबल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा है, सूक्ष्मतम है, उससे छोटा कुछ और नहीं है, और दूसरा इनडिविजिबल है यानी अविभाज्य है, उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे और छोटा उससे कोई कण नहीं बना पाएंगे, ओके। तो 1808 में डाल्टन ने पब्लिश किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, ठीक है, इन विच ही प्रपोज फॉलोइंग, ठीक है। जो उसने लिखा था उसमें उसने अलग अलग अवधारणाएं दी थी, किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स या इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर आपका किससे मिलकर के बन रहा है, इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बन रहा है, यानी अविभाज्य कणों से मिलकर के बन रहा है, और इन्हीं अविभाज्य कणों को क्या कहा जाएगा, आपका एटम कहा जाएगा, ओके। सेकेंड उसने कहा ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व के जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज यानी जो उनके गुण होते हैं वो समान होते हैं। ऐसा आप जब एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मैटर के क्लासिफिकेशन, वहां पे भी आपने क्या बोला कि जो तत्व आपका होता है, ठीक है, कोई भी एक तत्व होता है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर के बन रहा हो। तो सेम टाइप कब कहा जा रहा है, जब वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, उनके गुणधर्मों में समानता होगी, ठीक है, इसीलिए वो आइडेंटिकल हैं। तो आपका एक एलिमेंट होगा, उसके जितने एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे नेचर में, मतलब उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज जो होगा वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी क्या हो जाएंगी,
सेम हो जाएंगी। वहीं उन्होंने क्या कहा कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो उन अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो वो अभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। हाइड्रोजन के एटम अलग होंगे और ऑक्सीजन के एटम अलग होंगे, या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ऐसा आप कहेंगे, ठीक है। ऐसा डाल्टन की थ्योरी में लिखा गया है। थर्ड उन्होंने क्या कहा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। क्या कहा कि यौगिक जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वो बनते हैं, और किस तरह से बनते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट अपने एटम के फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं तब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये क्या कह रहा है, H2O है आपका, ये क्या है, वाटर है, इसमें आपके दो एटम हाइड्रोजन के, ठीक है, दो एटम हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक एटम, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन के कितने एटम आ गए, दो आ गए, और ऑक्सीजन के कितना आ गया, वो 1 आ गया। तो जब ये दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होगा तभी वाटर बनेगा, ठीक है, अदर देन कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर की बात करें, तो हमेशा इसमें फिक्स्ड रेशियो में, एटम के फिक्स्ड रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगी। CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि आपका एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हो रहा है, और ये रेशियो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो है। NH3 अमोनिया की बात करते हैं, एक आपका क्या है, नाइट्रोजन का है, और 3 क्या है, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, 1:1 का रेशियो आता है इनका, ओके। इस तरह से आप अलग अलग कंपाउंड्स ले सकते हैं। H2O2 का एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, तो 2:2 यानी 1:1 आपका क्या आ जाएगा, इसी रेशियो में हमेशा, फिक्स्ड रेशियो में हमेशा क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ओके। तो इतना आपको समझ में आता है डाल्टन के सिद्धांत से। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके एटम्स रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, वो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं, और उससे कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हमने क्या बोला कि आपका H2+O2 आपस में मिल करके H2O बना रहा है, ठीक है। तो आपने बोला दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और ये इस तरह से बन रहा है, 2H2+O2 2H2O बना रहा है आपका। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के एटम्स थे आपके पास और ऑक्सीजन के एटम्स थे, ये दोनों ना ही यहाँ खत्म हुए, ना ही कोई नया एटम यहाँ पर उत्पन्न हुआ, बस क्या हुआ, ये आपस में इस तरह से रीअरेंज हुए, इन्होंने इस तरह से बॉन्डिंग की कि आपस में जुड़ गए और जुड़ करके वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, ओके। तो इतना समझ में आता है, कितनी चीजें बताई गई कि सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिविजिबल है, उसको क्या नाम दिया गया, एटम नाम दिया गया। देन क्या बोला कि एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के जो क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे नेचर में, वहीं अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे में। साथ ही क्या बोला, किसी भी कंपाउंड में जो एटम का रेशियो होगा, ठीक है, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ओके। फोर्थ क्या कहा गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ना तो नष्ट होता है, ना ही उत्पन्न होता है, सिर्फ क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, या आप क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट वहां पर चलता है, जिसकी वजह से कंपाउंड फॉर्म, ओके। तो ये सब डाल्टन की थ्योरी में बताया गया है आपको। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, एटॉमिक मास की बात यहाँ पर हो रही है। एटॉमिक मास, आप एटॉमिक मास से क्या समझते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उस परमाणु में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जितने परमाणु हैं
उन सब का जो द्रव्यमान होगा वही उस एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान होगा। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि एटम आपका क्या है, सूक्ष्मतम कण है या ऐसा कण है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कि बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ना तो वो आंखों से दिखाई दे सकता है और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उसको देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो इतने छोटे पार्ट का या पार्टिकल का जो मास होगा वो कितना छोटा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रेरली असाइंड एज अ मास ऑफ 1 विदाउट एनी यूनिट्स। ठीक है, जो हाइड्रोजन का आपका मास था वो 1 यूनिट में लिया जा रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्या है, आपका सबसे पहला पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट वही है और आप उसको क्या बोलते हो, लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का पार्ट हुए। ठीक है, और वहां पर क्या बोला, एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि क्योंकि हाइड्रोजन का मास आपने 1 माना था तो उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग एलिमेंट्स का मास देखा गया था। ओके, however the present system of atomic masses it based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961। यानी जो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं उस एटॉमिक मास को सबसे पहले बताया गया था। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला एलिमेंट माना गया, उसको लाइटेस्ट माना गया कि ये सबसे हल्का है, तो इसका हम 1 मान लेते हैं और कोई भी यूनिट उसके लिए नहीं ली गई थी। कि जैसे आप वेट को मेजर करते हैं, सब्जी लेने गए तो किलोग्राम में मेजर करते हैं तो वो उसकी यूनिट होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के लिए तभी किसी भी प्रकार की यूनिट नहीं थी, ना किलोग्राम, ना ग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, ऐसे कोई यूनिट नहीं रखी गई। बिना यूनिट के बताया गया कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 1 होगा। ठीक है, ऐसा बोला गया। देन अभी जो 1961 में IUPAC ने क्या बोला कि कार्बन 12 जो होता है उसको स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाए और उसके रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे, बाकियों का द्रव्यमान देखा जाएगा। ओके, here carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented as 12C in this system. 12C is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU and masses of all other atoms are given relative to this standard। ठीक है, तो जो कार्बन 12 होता है वो आइसोटोप होता है, कार्बन का समस्थानिक होता है, और आप क्या कहते हैं कि जो ये कार्बन 12 है इसके रिस्पेक्ट में आप अदर अलग अलग मास देखेंगे तो इसको एक स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है। ओके, इतना आपको एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो टर्म आ रही है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ सामान लेने गए, आपको कुछ किलोग्राम में सामान चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, शॉपकीपर को बोलेंगे कि हमें इतने किलोग्राम दे दीजिए। तो आप क्या देखते हैं, जो पहले बैलेंस चलते थे उनमें बाट रखे होते थे अलग अलग किलोग्राम के। ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का। ठीक है, इस तरह से अलग अलग बाट रखे होते थे, तो उन बाट के साथ तुलना की जाती थी आपके सामान की। ठीक है, और उसके साथ तुलना करके आपको बताया जाता था, अगर उसमें बाट पे 1 kg लिखा है दैट मीन्स कि ये 1 किलोग्राम का है। आपको 1 किलोग्राम सामान लेना होता है, तो एक साइड शॉपकीपर क्या करता है, वो 1 kg बाट रखता है, एक साइड आपका सामान रखता है, आपको 1 kg मेजर करके दे देता है। किसके रिस्पेक्ट में और किससे रिलेट करके उसने मेजर किया, उस बाट से रिलेट करके। उसको एग्जैक्टली नहीं पता 1 kg कितना होता है, उसके लिए 1 kg सिर्फ वो है जो बाट में लिखा गया है। ठीक है, तो उस बाट की तुलना में तो हमें एग्जैक्टली किसी का द्रव्यमान नहीं पता है, हम क्या कर रहे हैं, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में उसका द्रव्यमान देख रहे हैं। ठीक है, कि कितना है। 1 किलोग्राम आप बता नहीं सकते हैं, ऐसे हाथ से उठाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा 1 किलोग्राम कितना होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, वो 1 किलोग्राम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि 1 किलोग्राम एग्जैक्ट कितना होता है। तो जब परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास की बात होती है तो तभी 1 किलोग्राम या जो आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका आपको परमाणु द्रव्यमान देखना है, एटॉमिक मास देखना है, तो पहले वो हाइड्रोजन से रिलेट करके देखा जाता था। 1961 में जब IUPAC ने
क्या बोला कि जो कार्बन का C12 आइसोटोप है उसके रिस्पेक्ट में उसको स्टैंडर्ड मान के अलग अलग एटम्स का क्या लिया जाएगा, एटॉमिक मास बताया जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जा रहा है। ओके, और AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में इसको बताया जाता है। यानी ये आप क्या हो गई, इकाई हो गई मापने की। जैसे हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल वेट को या मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूनिट्स के रूप में लिया जा रहा है, तो यहाँ एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट के रूप में क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। और बाद में जिसको सिर्फ यू भी कहा गया, यू के साथ, ठीक है, एटॉमिक मास के आगे यू लगा दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास की यूनिट हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो आपका 1 AMU है ये किसके हो जाएगा, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 की पावर आपकी -24 इसके इक्वल हो जाती है। और ग्राम में आप क्या बोलते हैं, G मास ऑफ an atom of hydrogen is equal to 1.6736 into 10 raised to power -23 gram. Thus, in terms of AMU, the mass of hydrogen atom is equal to ये। ठीक है, हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 1.0078 AMU के बराबर हो जाता है, जिसको आप अप्रोक्स क्या मानते हो कि 1। ठीक है, 1 है आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, एटम वुड बी 15.995 AMU। ठीक है, 15.995 होता है, तो आप इसको अप्रोक्स 16 मान लेते हैं। एट प्रेजेंट AMU हैज रिप्लेस्ड बाय U, तो एटॉमिक मास यूनिट को U ने रिप्लेस कर लिया, यानी अब U की फॉर्म में आप लिखते हैं, विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब आपका U जो है उसका मीनिंग क्या है, यूनिफाइड मास है। व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, आपको याद होगा मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पे जो मास लिया जाता है एक्चुअली दैट इज नॉट एग्जैक्ट मास। एग्जैक्ट मास नहीं होता है, वो क्या होता है, आपका एवरेज मास होता है, औसत द्रव्यमान होता है। औसत द्रव्यमान कैसे, जैसे आपने बोला कि हाइड्रोजन के केस में कितना है, 1.0080 है, तो एग्जैक्ट आप 1.0080 नहीं लेते, आप क्या लेते हैं, वहां पे 1 लेते हैं। ऑक्सीजन के केस में कितना है, 15.995 AMU क्या है, उसका एटॉमिक मास है, लेकिन आप क्या लेते हैं, 16 लेते हैं। ओके, तो ये आपके किसके बारे में हो गया, परमाणु द्रव्यमान के बारे में हो गया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, डाल्टन का सिद्धांत और परमाणु द्रव्यमान दोनों। ठीक है, कार्बन 12 को आप स्टैंडर्ड लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या बताएंगे कि किसका द्रव्यमान कितना है। ओके, आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपने पढ़ लिया है इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।